जी, जी, बिल्कुल। ठीक। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम असीम श्रीवास्तव हुआ और मैं आप लोगों को भूगोल पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो देखिए ज्योग्राफी जो होता है ना, उसमें इंडियन ज्योग्राफी का सेक्शन सबसे बड़ा होता है। जब भी एग्ज़ाम होगा तो देखिए ज्योग्राफी में भौतिक भूगोल भी होता है, भारत का भूगोल भी होता है, विश्व भूगोल भी, और बिहार राज्य है तो बिहार का भूगोल भी। इस तरह चारों भूगोल पढ़ना पड़ता है। लेकिन जब आप पिछले 15-20 सालों के ट्रेंड एनालिसिस का मूल्यांकन करते हैं ना, एनालाइज करते हैं, तो आप पाते हैं आज तक आयोग ने जितने भी प्रश्न पूछे हैं ना, अधिकतम सवाल भारत के भूगोल से आते हैं, उसके बाद बिहार के भूगोल से, फिर भौतिक भूगोल और विश्व भूगोल से। और भारत का भूगोल है भी काफी बड़ा। तो इसमें जो पहला एकदम बेसिक टॉपिक होता है ना, वो अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं होती हैं। अच्छा, इस पे पीटी पे प्रश्न भी खूब आते हैं। तो ये जो है ना, हम लोग आज जो अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं ना, इसको हम लोग अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं बोलते हैं। अब देखिए हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं ना, उनके साथ एक दोहरी चुनौती ये होती है कि उनको हिंदी के शब्द भी पता होने चाहिए और अंग्रेजी वाले शब्द भी पता होने चाहिए। क्योंकि क्या हुआ कि आप अगर पिछले साल का प्रश्न देखेंगे, तो एक प्रश्न आया था कि लावा के शीतल होकर ठोस होने से कौन सी चट्टान बनती है, और ऑप्शन में कहीं आग्नेय चट्टान नहीं लिखा हुआ था, इग्नियस लिखा हुआ था, हिंदी में ही इग्नियस लिखा हुआ था। यानी आग्नेय चट्टान ही लावा के शीतल होने से ठोस होकर बनती है, लेकिन ऑप्शन में तो नहीं लिखा था। इसीलिए आपको अंग्रेजी वाले वर्ड भी पता होने चाहिए। तो जो अक्षांश और देशांतर होता है ना, इसको लैटिट्यूड बोलते हैं, लैटिट्यूड। और जो देशांतर होता है ना, इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात ना, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो आखिर कुछ तो उसकी उपयोगिता होगी, तभी तो हम उसको पढ़ते हैं। तो आखिर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को पढ़ने के से क्या फायदा होता है, क्यों हमको इसको सिलेबस में क्यों जोड़ा गया है? तो देखिए अक्षांश का क्या फायदा है। अक्षांश रेखा से हम पूरी दुनिया में ना, पूरी दुनिया में एक मिनट, जो हमारा अक्षांश जो रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं, इनका क्या महत्व हो गया। इसको हम लोग लैटिट्यूडिनल लाइंस बोल दिए, इंग्लिश में लैटिट्यूडिनल लाइंस बोल दिए। तो इसका महत्व ये है कि पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में ना जलवायु कटिबंधों की जानकारी, जलवायु कटिबंधों की जानकारी मिलती है। जब आप अक्षांश रेखाओं को पढ़ लेंगे ना, तो आप जान लेंगे कि भारत में कौन कौन सी जलवायु मुख्य रूप से मिलेगी, या कोई दुनिया का कोई देश, अगर आप उसका अक्षांशीय विस्तार जान लेंगे ना कि वो किस गोलार्ध में है और किस अक्षांशीय पेटी में है, तो आप ये जान जाएंगे कि वो गर्म जलवायु वाला देश है, या ना तो अधिक गर्म ना तो अधिक ठंडी जलवायु वाला देश है, या फिर बहुत ठंडी जलवायु वाला देश है। तो अक्षांश रेखाओं को हमने, जो हमारे विद्वान है, एक काल्पनिक रेखा होती है, इसीलिए खींचा गया है हमारे पृथ्वी के ऊपर, ताकि हम जलवायु संबंधी जानकारी जुटा पाए। लेकिन जब इसमें देशांतर रेखाएं जुट जाती है ना, जो देशांतर रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं, इसका क्या महत्व है। इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस। तो इसका महत्व ये है ना कि इसके माध्यम से हम लोग लोकेशन, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का हमारे धरती पर क्या अवस्थिति, कहाँ पे वो लोकेटेड है, हम ये जानते हैं। या फिर इसका उपयोगिता होता है नौवहन में, नौवहन को इंग्लिश में बोलते हैं नेविगेशन। चाहे वो समुद्र में जल परिवहन हो, चाहे वायु परिवहन हो, या स्थल पे जो परिवहन होता है। देखिए आप लोग, हम लोग कहीं भी जाते हैं आजकल क्या बोलते हैं, अपना लोकेशन भेज दो। ये नहीं बोलते कि आप अपना पता बताइए, खाली आप लोकेशन बताइए। तो ये लोकेशन कैसे होता है, लॉन्गिट्यूड से, लैटिट्यूड से। तो जहाँ अक्षांश और देशांतर रेखाएं मिलती हैं, वहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु या देश का हम क्या, उसका मैप पर कहाँ लोकेटेड है ये जान लेते हैं। उसी तरह से इसका जो उपयोग होता है ना,
अंतरराष्ट्रीय मानक समय, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम होता है ना पूरी दुनिया में, जैसे क्वेश्चन आता नहीं है बीपीएससी में कि इस समय अंतरराष्ट्रीय मानक समय पर दिन के 12 बज रहे हैं, अगर तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बज रहा होगा इसी समय। तो पूरी दुनिया में जो समय की गणना होती है वो देशांतर रेखाओं के आधार पर होती है, और जहां अक्षांश देशांतर रेखाएं मिलती है वहां लोकेशन पता चलता है, अवस्थिति पता चलती है। इसीलिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का बड़ा महत्व है। तो ये वो काल्पनिक रेखाएं। तो सबसे पहले हम लोग अक्षांश रेखाओं को समझ लेते हैं, और उसके बाद हम लोग देशांतर रेखाओं को समझते हैं, और कौन कौन से प्रश्न आते रहे हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ना हम लोग अक्षांश रेखाओं को समझेंगे इसमें। तो देखिए अक्षांश रेखा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अक्षांश की, जिसको कहते हैं लैटिट्यूड। अब देखा जाए यहाँ लैटिट्यूड में, तो अगर मैं एक यहाँ पृथ्वी, अपने सुविधा के लिए एक अर्थ को इस तरह से मैंने एक पृथ्वी का एक रेखांकन किया, और आप जानते हैं वह रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो जो क्षैतिज रेखाएं होती है ना पृथ्वी पर, हमने जो काल्पनिक रूप से पूरब से पश्चिम दिशा में ड्रॉ किया, तो इन काल्पनिक रेखाओं को, जो क्षैतिज रेखाएं होती है ना पृथ्वी पर, इसी को अक्षांश रेखा बोलते हैं। और इसमें जो अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है ना, इसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। अब ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ना, इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं, या फिर इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इक्वेटर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोल दिए? इक्वेटर। अब देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर जो पृथ्वी का आधा गोला है, इसीलिए करते हैं ना गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब क्या हुआ? एक पूरी संपूर्ण पृथ्वी जो एक गोला है उसका आधा भाग। तो वह अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। उसके ऊपरी हिस्से को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। अब अगर इसको इंग्लिश में देखेंगे तो क्या नाम दे देंगे? इसको हम लोग कहेंगे ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसको इंग्लिश में हम लोग बोल दिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखा हमने खींचा उसको हम कहेंगे ना उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक, तो इसको अब चाहे ये रेखा हो, चाहे ये रेखा हो, चाहे ये रेखा हो, इन सभी रेखाओं को हम क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश रेखा, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में खींची गई है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉर्दर्न लैटिट्यूडिनल लाइंस। अब जरा देखिए ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, इसके दक्षिणी हिस्से को क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध, है ना। तो ये हमारा संपूर्ण क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। अब ये जो दक्षिणी गोलार्ध है इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? इसको हम लोग बोलेंगे सदर्न हेमिस्फेयर। सदर्न हेमिस्फेयर बोलेंगे, है ना। अब देखिए दक्षिणी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखाएं हमने ड्रॉ की, फिर उसको हम क्या बोलेंगे? दक्षिणी अक्षांश रेखाएं बोलेंगे। तो इनको, ये चाहे ये रेखा हो, चाहे ये रेखा हो, चाहे ये रेखा हो, सबको हम क्या बोलेंगे? दक्षिणी अक्षांश रेखाएं, सदर्न लैटिट्यूडिनल लाइंस। अब देखिए, तो हमने ये कहा कि अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशाओं में खींची जाती है। यानी हर अक्षांश रेखा पृथ्वी को घेरती है, यानी हर अक्षांश रेखा एक सर्किल बनाती है। इसीलिए ये जो विषुवत वृत्त, इसको विषुवत वृत्त भी बोलते हैं। जो विषुवत रेखा है ना, इसको विषुवत वृत्त भी बोलते हैं। वृत्त मतलब क्या? सर्किल। इसीलिए ये जो 0 डिग्री है ना, इसको इक्वेटर के अलावा इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल सर्किल। सर्किल क्यों? क्योंकि ये हर अक्षांश रेखा एक वृत्त बनाती है। अब देखिए आप यहाँ देख रहे हैं ना कि अक्षांश रेखा जो भी है वो सब एक दूसरे के समानांतर होती है। तो समानांतर का क्या मतलब हुआ? समानांतर का ये मतलब हुआ कि देखिए यहाँ अगर हम फिर से एक पृथ्वी ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये अक्षांश रेखाएं बिल्कुल इस तरीके से खींची गई हैं काल्पनिक रूप से। तो
अब ये अक्षांश रेखा, समानांतर का मतलब ये हुआ कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ना घटेगी ना बढ़ेगी, बल्कि नियत रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक, तो अगर 1 डिग्री के अंतराल पर, तो अगर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं को खींचा जाए तो संपूर्ण गोलाकार पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं? इस चीज को हमको जानना है। ये पीटी में 2 साल पहले बीपीएससी ने पूछा था। लेकिन इसको करने से पहले आपको ये देखना होगा कि हमारे संपूर्ण गोलाकार पृथ्वी पे हमने जो अक्षांश रेखाएं खींची हैं उनमें कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं। जैसे अगर हम ये पृथ्वी इस तरह से फिर से ड्रॉ करें, अब देखिए इसमें अगर हम ये बना दे 0 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं? इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, या विषुवत रेखा बोलते हैं, या इसको इक्वेटर बोलते हैं। तो ये कौन सा हिस्सा है? उत्तरी गोलार्ध। ये कौन सा हिस्सा है? दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री। अब क्या यहाँ यहाँ क्या लिखेंगे? उत्तरी। उत्तरी का मतलब हुआ कि ये 23.5 डिग्री की वो अक्षांश रेखा है जो उत्तरी गोलार्ध में हमने खींची हुई है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कर्क रेखा। इसको बोलते हैं कर्क रेखा। अब कर्क रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसी तरह से उत्तरी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री, अब फिर यहां लिखेंगे उत्तरी, तो जो 66.5 डिग्री की अक्षांश रेखा है ये आर्कटिक महासागर वाले क्षेत्र से गुजरती है। आपको भी वर्ल्ड मैप पे दिखाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त, क्योंकि हर अक्षांश रेखा एक वृत्त बनाती है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्कटिक सर्किल बोल देते हैं। और उसी तरह ये जो 90 डिग्री उत्तरी है, 90 डिग्री उत्तरी, यह रेखा नहीं एक बिंदु हो जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। इसको हम लोग कह दिए उत्तरी ध्रुव, यानी कि नॉर्थ पोल। इसको क्या बोले? नॉर्थ पोल। उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में हम देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल उसी तरह 23.5 डिग्री, और लिख दिए दक्षिणी क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो इसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा। अब ये जो मकर रेखा है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। उसी तरह से ये जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है ये अंटार्कटिक महासागर के ऊपर से चारों तरफ पृथ्वी को घेरती है, इसीलिए इसको अंटार्कटिक वृत्त बोल देते हैं। अंटार्कटिक वृत्त। और इसको इंग्लिश में फिर क्या बोलेंगे? अंटार्कटिक सर्किल। अंटार्कटिक सर्किल बोल देंगे। और सिमिलरली उसी प्रकार 90 डिग्री दक्षिण को हम लोग बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे, साउथ पोल बोलेंगे। तो आप ये चीज देख रहे हैं इसमें कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे अक्षांश रेखा की लंबाई कम होती चली जाती है, और ध्रुवों पर उसकी लंबाई सबसे कम होती है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आएंगे वैसे वैसे अक्षांश रेखा की लंबाई बढ़ती जाएगी, और सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन होगी? 0 डिग्री अक्षांश, यानी भूमध्य रेखा, यानी कि इक्वेटर। तो इक्वेटर इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूडिनल लाइन। तो आप ये कॉन्सेप्ट हुआ ना। अगर कथन में पूछ दे, एक कथन दे दे कि सबसे लंबी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा होती है, सही है, और सबसे छोटी 90 डिग्री अक्षांश रेखा। अब तो ये आप समझ गए। अब अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाए लंबाई घटेगी, और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आए तो लंबाई बढ़ेगी। और सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन? इक्वेटर, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब हमने कहा कि अगर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं को खींचा जाए तो संपूर्ण गोलाकार पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं होंगी, है ना? तो देखिए अगर 1 1 डिग्री की, अब यहाँ कितना डिग्री है? 90। यहाँ कितना डिग्री? 90। तो उत्तरी गोलार्ध में कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होंगी अगर हम 1 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे तो देखिए, हाँ 89 क्यों होंगी? 89 इसलिए होंगी क्योंकि ये जो 90 डिग्री है ना ये बिंदु है, क्योंकि लंबाई घटती चली जाती है ना।
तो बिंदु के समान है, वो रेखा में इसको काउंट नहीं करते। तो उत्तरी गोलार्ध में 89, दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 प्लस ये जो 0 डिग्री है ये तो दोनों के लिए कॉमन है ना, तो +1 कर देंगे। इस तरह से कुल अक्षांश रेखाएं हमारे संपूर्ण गोलाकार पृथ्वी पर होती हैं 179। यानी यदि हम 1 डिग्री के अंतराल पर अपने पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं को खींचते हैं तो दोनों ध्रुवों, दोनों गोलार्धों को मिलाकर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179। ये बीपीएससी में 2 साल पहले पूछा भी था। अब जैसे हमने कहा कि अक्षांश रेखाएं जो थी वो एक दूसरे के समानांतर, समानांतर का मतलब इनके बीच की दूरी ना घटेगी ना बढ़ेगी बल्कि नियत रहेगी। इस प्रकार दो अक्षांश रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है, जो बीच की दूरी है ना, ये ना घटेगी ना बढ़ेगी। और माना जाता है ऐसा कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है ना। तो ये दूरी हमेशा फिक्स रहती है। तो चूंकि समानांतर रेखाएं एक दूसरे के, चूंकि अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं और इनके बीच दूरी कितनी होगी 111 किलोमीटर। तो ये जो थी हमारी जानकारी अक्षांश रेखा की। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि अक्षांश रेखा को जानते हम इसलिए जरूरी है जानना कि हम जलवायु कटिबंधों के बारे में, पूरी दुनिया की जलवायु कैसी होगी कहाँ होगी जान जाते कैसे। अब देखिए यहाँ पे ये 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, इस क्षेत्र को बोला जाता है उष्ण कटिबंध। तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण को क्या बोलते हैं उष्ण कटिबंध, यानी कि इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल क्लाइमेट या ट्रॉपिकल जोन, इंग्लिश में टॉरिड भी बोलते हैं। अब 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री जाएंगे ना तो इसको हम लोग कहते हैं उपोष्ण, उपोष्ण या एक और शब्द है शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं, है ना। तो इसको हिंदी में इंग्लिश में सब ट्रॉपिकल जोन या टेम्परेट जोन बोला जाता है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। अब देखिए ये 66.5 डिग्री से 90 डिग्री, यहाँ पे सालों भर बर्फ जमी रहती है ना, ग्रीष्म ऋतु नहीं होगी, तो इसीलिए इसको बोलते हैं शीत कटिबंध, फ्रीजिड जोन। तो ये जो इलाका है ये शीत कटिबंध है, ये इलाका हो गया शीत कटिबंध यानी फ्रीजिड जोन। अब ऐसा क्यों हुआ कि कहीं हमेशा गर्मी, कहीं ना गर्मी ज्यादा ना ठंडा ज्यादा, कहीं हमेशा ठंड। ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो 0 डिग्री आप देख रहे हैं ना भूमध्य रेखा, इस पर सालों भर सूर्य की किरणें सीधी गिरती है। तो जब सालों भर सूर्य की किरणें सीधी गिरेंगी तो सूर्य की किरणें पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगी, बीच में इक्वेटर, उसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो चूंकि सालों भर सूर्य की किरणें सीधी गिरती है, सालों भर उच्च तापमान रहता है। तो सालों भर उच्च तापमान रहता है, इसीलिए ये जो आप लेखा देख रहे 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण, यहाँ कोई जाड़े की ऋतु नहीं होती, कोई शीत ऋतु नहीं होती, सालों भर गर्मी रहती है। इसलिए सबसे ज्यादा अधिक तापमान इक्वेटर पे। अब यहाँ पूरे पृथ्वी पर आप जानते हैं 71% पानी है महासागर में और 29% स्थल। तो जहां तापमान ज्यादा होगा वहां बारिश भी खूब होगी। कैसे? क्योंकि पानी का वाष्प बनेगा, समुद्र के पानी का वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होगा तो वायुमंडल में क्या होगा ह्यूमिडिटी, आर्द्रता बढ़ेगी। आर्द्रता जब बढ़ती चली जाएगी और वो स्तर आएगा जब वायु में 100% आर्द्रता हो जाएगी, तब क्या होगा, तब होता है बादल निर्माण और संघनन की क्रिया। वाष्पीकरण क्या होता है जब जल वाष्प में बदलता है, और संघनन क्या होता है जब वाष्प फिर जल में बदल जाए तो वर्षा होगी। इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होगी, विषुवत रेखीय क्षेत्र में, इक्वेटोरियल रीजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ टेम्परेचर हमेशा ज्यादा, तो इवेपोरेशन वाष्पीकरण ज्यादा, वाष्पीकरण ज्यादा तो नमी आर्द्रता ज्यादा, आर्द्रता अधिक तो संघनन यानी वर्षा ज्यादा। तो अब क्या है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना सूर्य की किरणें तिरछी होती चली। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी का आकार चपटा गोलाकार है, यानी पृथ्वी ऊपर चपटी है लेकिन बीच में वो उभरी हुई है। हमारी पृथ्वी इस तरीके से, यहाँ हम ड्रॉ ऐसे किए लेकिन पृथ्वी इस तरीके से है।
इस तरह से हमारे पृथ्वी की आकृति है। ये है इक्वेटर 0 डिग्री। तो ये क्या हुआ, चपटा क्या ऊपर और बीच में क्या उभरी हुई, तो अब ऐसे बाहर निकली हुई है पृथ्वी। इसलिए सूर्य की किरण यहाँ तो सीधी पड़ी, लेकिन अब इधर ये किरण कैसी होगी, तिरछी होती चली जाएगी। तो जब सूर्य की किरण तिरछी होती चली जाएगी तो उसको लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी सूर्य की किरणों को, तो उसकी तीव्रता कम होती चली जाएगी। इसीलिए 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण सूर्य की लगभग सीधी किरणें पड़ती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सीधी कहाँ, 0 डिग्री पर। लेकिन 23.5 डिग्री के उत्तर सूर्य की किरणें तिरछी होती चली जाती हैं। 66.5 डिग्री के उत्तर और तिरछी होती चली जाती हैं। इसीलिए यहाँ पे गर्मी पड़ती है। उष्ण कटिबंध, उष्ण मतलब गर्म, ट्रॉपिकल। इस जोन में ना तो बहुत गर्मी और ना ही बर्फ जैसे जमने की स्थिति, लेकिन इसके ऊपर जाएंगे तो हमेशा बर्फ ही जमी रहती है। तो जहां पर पानी ज्यादा होगा, जहां तापमान ज्यादा होगा, जहां बारिश बारिश ज्यादा होगी, तो वहां जैव विविधता भी ज्यादा होगी। तब जहां पे घने वन कहाँ सबसे ज्यादा होंगे, इक्वेटोरियल रीजन में। तो धरती पे जहां जहां से विषुवत रेखा गुजरेगी वहां सबसे घने वन पाए जाएंगे, उसको कहेंगे विषुवतीय वर्षा वन। जैसे कि दक्षिण अमेरिका में एक देश है ब्राजील, वहां अमेजन नदी बहती है, उसको अमेजन का वर्षा वन या विषुवतीय वर्षा वन। संसार में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो जहां सबसे अधिक जैव विविधता यानी सबसे अधिक घने वन होंगे, जहां पर 1500 से भी अधिक प्रकार की ऐसी वृक्षों की प्रजातियां पाई जाती हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती, उसको जैव विविधता का क्षेत्र बोलते। तो फिर वहां जीव जंतु भी तो होंगे, उसी को तो बोलते हैं जैव विविधता का क्षेत्र। तो संसार में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ, 0 डिग्री के क्षेत्र में। और जैसे जैसे उत्तर की ओर यानी ध्रुवों की ओर जाएंगे, तापमान कम होता जाएगा, वर्षा कम होती जाएगी, तो जैव विविधता भी कम होती जाएगी। इसीलिए ध्रुवों पर जैव विविधता सबसे कम है ना, वहां वनस्पति उगेगा ही नहीं ध्रुवों की, और वहां पे लाइकेन काई जैसे वनस्पतियां उगती है। समझ गए बात। तो अक्षांश रेखा का महत्व तो इसलिए है कि दुनिया भर में न केवल जलवायु, फिर हम उसको वनस्पति से भी जोड़ लेते हैं, वर्षा की मात्रा से भी जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये अक्षांश रेखाओं से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी हो गई ना। अब जरा इसको वर्ल्ड मैप पे आप देखिए, तो आप जरा वर्ल्ड मैप पे देखेंगे इसको, तो देखिए ये वर्ल्ड मैप यहाँ आ गया। इसको देखिए आप, अक्षांश रेखाओं का, है ना। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये वर्ल्ड मैप लिया है यहाँ पे। अब देखिए यहीं पे इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखिए ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है, यही इक्वेटर है, ये भूमध्य रेखा है। अब ये जो रेखा है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी। और ये जो रेखा है ये 66.5 डिग्री उत्तरी। तो इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, जो लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। और ये कौन सी रेखा, आर्कटिक वृत्त, जो आर्कटिक महासागर के इलाके से गुजरती है। उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में ये 23.5 डिग्री दक्षिणी है। अब 23.5 डिग्री दक्षिणी को क्या बोलते हैं, अभी हम लोग डिस्कस किया, मकर रेखा। और 66.5 डिग्री दक्षिणी, इसको हम लोग अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं ना, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, है ना, 66.5 डिग्री दक्षिणी। तो ये अब देखिए संसार में, अब ये वाला गर्म इलाका है, इसको उष्ण कटिबंध बोलते हैं। तो इस गर्म इलाके में जितना मरुस्थल होगा वो उष्ण कटिबंधीय यानी गर्म मरुस्थल होगा। जैसे देखिए सहारा मरुस्थल इसी में है, या भारत में थार मरुस्थल इसी इलाके में है, या यहाँ पर चिली अटाकामा का मरुस्थल है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया के गर्म मरुस्थल है। जो उष्ण कटिबंध में मरुस्थल होगा वो क्या होगा, वो गर्म मरुस्थल होगा। जो शीतोष्ण कटिबंध में या उपोष्ण कटिबंध मरुस्थल होगा वो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल होगा या शीत मरुस्थल होगा। तो संसार में देखिए यही मैं कह रहा था, ये जो 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण, जहां हमेशा सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, कोई शीत ऋतु नहीं होता, सबसे ज्यादा तापमान, तो वाष्पीकरण ज्यादा, वाष्पीकरण ज्यादा तो वर्षा ज्यादा, तो जैव विविधता ज्यादा। संसार में सबसे ज्यादा जैव विविधता यही ब्राजील में है।
ठीक है ना। उसका संसार में सबसे ज्यादा जैव विविधता इंडोनेशिया के द्वीपों में। और चूंकि हमारा भी ये जो दक्षिण भारत है ये 0 डिग्री से बहुत दूर नहीं है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी है ना। तो इसीलिए हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है या केरल का जो पश्चिमी घाट है वहां बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसीलिए संसार में सर्वाधिक संपन्न जैव विविधता राष्ट्रों में से एक हम भी हैं। ठीक है ना। तो ये महत्व हो जाता है अक्षांश रेखाओं का। अब जरा हम लोग देशांतर रेखाओं को समझ लेते हैं। ठीक है। अब देखिए देशांतर रेखाओं को इस पेज में समझते हैं। तो देखिए अगर हम लोग अपने अध्ययन के लिए फिर से पृथ्वी इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ हमने पहले ड्रॉ किया था 0 डिग्री। ये क्या है? ये विषुवत रेखा इक्वेटर है ना। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और यहाँ हमने क्या ड्रॉ किया हुआ था? उत्तरी ध्रुव। यहाँ क्या ड्रॉ किया हुआ था? दक्षिणी ध्रुव। तो वह काल्पनिक रेखा, ध्यान से सुनिएगा, वह काल्पनिक रेखा जो हमारे धरती पर विषुवत रेखा को पार करती हुई उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के धरातल पर विषुवत रेखा को पार करती हुई उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, उसको हम कहते हैं देशांतर। तो ये हर देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव से शुरू होगी और दक्षिणी ध्रुव पे खत्म होगी। हर देशांतर रेखा ऐसे ही ड्रॉ की जाती है। हर देशांतर रेखा बिल्कुल इसी तरीके से ड्रॉ की जाती है। ये है देशांतर रेखा। तो ये जो रेखा हमने ड्रॉ किया है ना, ये वाली रेखा, ये वाली रेखा, इसको अगर हम मान लें 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, तो वह देशांतर रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसको हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर। या इसको हम बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान याम्योत्तर रेखा। तो इसको प्रधान याम्योत्तर रेखा भी बोलते हैं या इसको हम लोग प्रधान मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं या हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं PML यानी प्राइम मेरिडियन लाइन। पूरी दुनिया में जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय की गणना होती है ना वो इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर होती है। बीपीएससी ने पूछा कि अंतरराष्ट्रीय मानक समय की गणना किस रेखा के आधार पर होती है, तो यही 0 डिग्री देशांतर। अब जो कि लंदन में एक शहर है ग्रीनविच, असल में उसका उच्चारण होता है ग्रेनिच, ग्रीनविच नहीं होता उच्चारण। इन किताबों में ग्रीनविच लिखा रहता है लेकिन उसका सही उच्चारण होता है ग्रेनिच। तो लंदन में एक शहर है ग्रेनिच। और शुरू से अब जानते हैं अंग्रेजों का कभी सूर्यास्त नहीं होता था। दुनिया के कई देशों पे इन्होंने राज किया, इसीलिए इनको समुद्र परिवहन जो नेविगेशन था समुद्र नौ उनमें इनको महारत हासिल था। तो लंदन के एक शहर ग्रीनिच में इन्होंने एक वेधशाला बनाया, उसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय वेधशाला, इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी। और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा वहीं से ड्रॉ किया गया, तो जो गुजरती है लंदन के शहर ग्रेनिच से, इसीलिए इसको ग्रेनिच मीन टाइम भी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं। तो इस रेखा को जीएमटी रेखा भी बोलते हैं। जीएमटी, जीएमटी का मतलब, अब भले लोग उच्चारण करता है ग्रीनविच लेकिन ग्रीनविच उच्चारण नहीं होता, सही उच्चारण होता है इसका ग्रेनिच, ग्रेनिच मीन टाइम, है ना, ग्रेनिच मीन टाइम। तो आप इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के धरातल पर भूमध्य रेखा को पार करते हुए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और वह देशांतर रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसको 0 डिग्री देशांतर या प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान याम्योत्तर रेखा या जीएमटी या पीएमएल कहा जाता है। तो क्योंकि ये दो बराबर भागों में बांटती, तो ये आधा वाला भाग कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब में जो गोले का आधा भाग है उसको क्या बोला जाएगा? पूर्वी गोलार्ध। जैसे अक्षांश रेखा 0 के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी, तो ये पूर्वी। तो पूर्वी गोलार्ध को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ईस्टर्न हेमिस्फेयर बोलेंगे, ईस्टर्न हेमिस्फेयर बोल देते हैं इसको हम लोग। तो फिर पूर्वी गोलार्ध में जो देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी उनको हम कहेंगे ना पूर्वी देशांतर रेखाएं। तो इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम लोग बोलेंगे पूर्वी देशांतर रेखाएं।
उसी तरीके से इसको इंग्लिश में बोलेंगे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। उसी तरह 0 डिग्री देशांतर रेखा का आगे ये बचा हुआ जो आधा भाग है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पश्चिमी गोलार्ध बोलेंगे। पश्चिमी गोलार्ध यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और पश्चिमी गोलार्ध में जो देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी इसको हम लोग पश्चिमी देशांतर रेखाएं बोलेंगे। तो ये जो अक्षांश रेखा है या देशांतर रेखा है इसको हमेशा अंश में, मिनट में और सेकंड में दर्शाया जाता है। अंश का मतलब होता है डिग्री, मिनट और सेकंड, चाहे वो अक्षांश रेखा हो या देशांतर रेखा। अगर मैं कहूं कोई अक्षांश रेखा या कोई देशांतर रेखा अगर मैं कहूं 50 डिग्री 15 मिनट और 10 सेकंड, तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 50 डिग्री 15 मिनट और 10 सेकंड, ऐसे ही लिखा जाता है। तो हर अक्षांश रेखा या हर देशांतर रेखा को अंश में, मिनट में या सेकंड में। अब जैसे मान लीजिए आप ये जो अक्षांश रेखा है इसको क्या बोलेंगे, मान लीजिए कर्क रेखा बोले। कर्क रेखा का कितना अक्षांश होता है, 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 23 डिग्री और 30 मिनट। और किस गोलार्ध में है, उत्तरी, तो यहाँ लिख देंगे उत्तरी। तो इसका ये मतलब होना कि उत्तरी गोलार्ध का कौन सा अक्षांश, 23.5 डिग्री का। ठीक है, तो ये कर्क रेखा है। उसी तरह मान लीजिए कि ये कोई अक्षांश, ये कोई देशांतर रेखा है और ये देशांतर रेखा 90 डिग्री है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। और क्या लिखेंगे, पूर्वी लिखेंगे कि पश्चिमी, पूर्वी, क्योंकि ये पूर्वी गोलार्ध में। तो जब पूर्वी और पश्चिमी लिखा हो किसी डिग्री के आगे तो आप समझेंगे कि वो देशांतर रेखा। और अगर उत्तरी दक्षिणी लिखा हो तो आप क्या समझेंगे कि वो अक्षांश रेखा है। ठीक, तो अब आप देखिए यहाँ कि वहां तो आप अक्षांश रेखा में देखें कि अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है, उनके बीच की दूरी ना घटेगी ना बढ़ेगी। लेकिन आप देखिए देशांतर रेखाएं क्या एक दूसरे के समानांतर है, इनके बीच की दूरी क्या नियत है, नहीं है। इसीलिए देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं होती। और आप देखिए कि जैसे जैसे ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर हम आ रहे हैं इनके बीच की जो दूरी है वो बढ़ती चली जा रही है। देखिए लगातार इनके बीच की दूरी बढ़ रही है जैसे जैसे हम ध्रुव से विषुवत रेखा पर। और इनके बीच की अधिकतम दूरी कहाँ है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर, विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। तो आप कह सकते हैं ना, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम कहाँ होगी, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर। जबकि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी न्यूनतम कहाँ होगी, ध्रुवों पर, जहां से हर देशांतर रेखा की शुरुआत होती है। ठीक है ना, तो कहाँ पे, 0 डिग्री पे। तो माना जाता है कि दो देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी, जो अधिकतम दूरी होती है ये इक्वेटर पर, विषुवत रेखा पर, ये माना जाता है 111.32 किलोमीटर माना जाता है। ठीक है, अब बताइए कि अगर 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाओं को खींचा जाए तो संपूर्ण पृथ्वी पर कितनी देशांतर रेखाएं होंगी। तो पृथ्वी कैसी आकृति है, गोलाकार है ना, एक सर्किल बनाती है। तो एक गोलाकार आकृति में कुल कितने अंश, कुल कितने डिग्री होंगे, 360। तो अगर हम एक एक डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाओं को खींचे तो कुल कितने देशांतर रेखाएं होंगे, 360। ठीक है ना, 360 देशांतर रेखाएं। ठीक, ये 0 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि ये मान लीजिए कि मेरे पास कोई ग्लोब रहता, मेरे पास कोई ग्लोब रहता, तो मेरी तरफ अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा है तो ठीक 0 डिग्री देशांतर रेखा के अपोजिट, विपरीत साइड कौन सी देशांतर रेखा होगी, 180 डिग्री। तभी तो इधर से भी 180 और इधर से भी 180, कुल कितने होगा, 360। यानी 180 डिग्री देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक विपरीत साइड में होती है। ठीक है ना, तो इस तरह से अगर एक एक डिग्री के अंतराल पर, 1 डिग्री के अंतराल पर हम देशांतर रेखाओं को खींचे तो कुल कितनी देशांतर रेखाएं होंगी, 360 देशांतर रेखाएं। और अक्षांश रेखा कितनी होंगी, 179, 179। तो ये तो देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा हुआ। अब धरती पर आप देख रहे हैं ये 0 डिग्री देशांतर और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा एक दूसरे को काट रहे हैं।
तो ये प्रश्न भी तो आ सकता है ना कि हमारे पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर रेखा, यानी उसको हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं, और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी। तो ऐसे भी तो सवाल आ सकता है ना कि धरती पर जो प्रधान या नियोत्तर रेखा है और जो विषुवत रेखा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, कहाँ एक दूसरे से मिलते हैं, है ना। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड मैप लाए थे ना, तो देखिए यहीं पे ये जो है ना, ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब देखिए कहाँ पे ये एक दूसरे को काट रहे हैं, ये 0 डिग्री यहाँ पे काट रहे हैं ना, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो ये मिलन स्थल देखिए, ये हिंद महासागर है, यहाँ पे ये और इधर ये प्रशांत महासागर, और बीच में ये अटलांटिक महासागर। तो ये कौन सा महासागर है, अटलांटिक। अब यहाँ पे एक देश है अफ्रीका महाद्वीप में, गिनी, इसीलिए इस जलीय क्षेत्र को गिनी की खाड़ी बोलते हैं। तो कहाँ पे मिलन बिंदु हो गया, गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी किस महासागर में है, अटलांटिक महासागर में। तो भविष्य में अगर ये प्रश्न आएगा तो आप करने की स्थिति में होंगे ना कि भाई 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश कहाँ मिलती हैं, और 0 डिग्री देशांतर 0 डिग्री अक्षांश ना लिखा हो तो क्या लिखिएगा, प्रधान या उत्तर रेखा और विषुवत रेखा एक दूसरे से कहाँ मिलती है, गिनी की खाड़ी में, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में, अटलांटिक महासागर में। ठीक है ना। तो ये देशांतर रेखा हो गया। फिर शुरू में ही मैंने आपको यहाँ पे देशांतर रेखा का महत्व बताया था कि आखिर देशांतर रेखा का महत्व क्या है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे कि देशांतर रेखा का महत्व अवस्थिति को, लोकेशन को जानने में है, नेविगेशन चाहे वायु परिवहन हो, जल परिवहन हो, स्थल परिवहन उसमें जानने में है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय की गणना करने में है। तो कैसे टाइम निकलता है इस चीज को समझते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं देशांतर समय संबंध। अब इस चीज को भी हम लोग समझते हैं। देखिए आखिर ये जो समय की गणना होती है ना, तो पृथ्वी में दो तरह की गति होती है। पृथ्वी में एक गति को बोलते हैं घूर्णन, जब पृथ्वी अपने ध्रुवों पे ही यानी अपने अक्षों पे ही घूमती है, किस दिशा में, पश्चिम से पूरब। ठीक उसी तरह पृथ्वी न केवल अपने अक्षों पर घूमती है, अपितु सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में भी घूमती है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिक्रमा यानी रिवॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पृथ्वी में क्या है, दो तरह की गति बोलते हैं। पृथ्वी की गतियां यहीं पे देख लेते हैं दोनों चीज को, है ना। मोशंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियां। एक गति हमने क्या बोला, एक गति हमने बोला घूर्णन। अच्छा इसको हिंदी में एक और शब्द बोलते हैं, एक हिंदी में एक शब्द है परिभ्रमण ना। अच्छा इसको इंग्लिश में क्या बोल देंगे, रोटेशन। हम लोग को ना हिंदी इंग्लिश के शब्द पता होना चाहिए, रोटेशन। तो जब पृथ्वी अपने अक्षों पर पश्चिम से पूरब घूमती है तो इसको क्या बोलते हैं, घूर्णन। लट्टू को घूमते देखा है आपने, लट्टू जब अपने नोक पर नाचती है तो क्या है, घूर्णन। और देखिएगा लट्टू नोक पे भी नाचती है और घूमती भी है, तो ये क्या है, परिक्रमा, रिवॉल्यूशन। तो ये जो घूर्णन होता है ना, एक घूर्णन पृथ्वी एक घूर्णन 24 घंटे में पूरी कर लेती है। ठीक है। तो जब पृथ्वी, अब यही ये समझ लीजिए, तो जब 24 घंटे में पृथ्वी एक घूर्णन पूरी कर लेती है तो 24 घंटे में होता क्या है, दिन और रात। यानी दिन और रात किसके कारण होता है, घूर्णन गति के कारण होता है। लेकिन सभी जगह दिन 12 घंटे का और रात 12 घंटे की क्यों नहीं होती, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना। झुकी क्यों है, तो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो एक बहुत बड़े शुक्र जो हमारा ग्रह है ना, शुक्र के ग्रह के आकार का एक बहुत बड़ा पिंड था, वो पृथ्वी से टकराया था, और टकराने के कारण पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुक गई। अच्छा उस टकराने के कारण ही पृथ्वी पर इतनी अधिक जलवायु विविधता है। अगर पृथ्वी झुकी नहीं होती तो सब जगह 12 घंटे का दिन होता, सब जगह 12 घंटे की रात होती, सब जगह गर्मी ही गर्मी होती। लेकिन झुक गई
तो कहीं न दिन 12 घंटे का होता है न रात, बात सब एक ही जगह होता है। कहाँ? विषुवत रेखा पर, जहाँ सूर्य की किरणें हमेशा सीधी गिरती हैं। पृथ्वी को तो बराबर भागों में सूर्य की किरणें बांट देती हैं, तो विषुवत रेखा पर दिन और रात 12-12 घंटे की होती है। और दो ऐसी तारीख है, 21 मार्च और 23 सितंबर, जिस दिन सूर्य की किरणें पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को भी दिन और रात की अवधि 12-12 घंटे की होती है, अन्यथा फिर कभी नहीं होती, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो दिन और रात जो होता है वो किसके कारण? घूर्णन के कारण। लेकिन दिन और रात की अवधि 12 घंटे क्यों नहीं होती? पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण। तो पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है वो कितना है? 23.5 डिग्री है। ठीक। अब दूसरी गति क्या होती है? दूसरी गति जब अपने अक्षों पे घूमते घूमते अपने कक्षा में वो सूर्य के चारों तरफ घूमे, तो इसको हम लोग कहते हैं परिक्रमा या परिक्रमण। इंग्लिश में बोलते हैं रिवॉल्यूशन। पश्चिम से पूर्व दिशा में, दिशा हमेशा याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमा होता है। ठीक, इसीलिए पूरब की दिशा में सूर्योदय होता है और पश्चिम की दिशा में सूर्यास्त। तो अब देखिए जो परिक्रमण है, रिवॉल्यूशन, तो पृथ्वी का कक्षा कैसा है, इस पे भी सवाल आया हुआ है। तो पृथ्वी का कक्षा दीर्घ वृत्ताकार है। अब जैसे मान लीजिए दीर्घ, ये मान लीजिए ये सूर्य है और पृथ्वी, मान लीजिए कि ये है पृथ्वी, तो पृथ्वी इस तरीके से नहीं घूमती है सूर्य के चारों तरफ, ऐसे 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 नहीं घूमती। ये तो वृत्ताकार मार्ग हो गया, गोल। पृथ्वी का कक्षा कैसा? पृथ्वी का कक्षा इस तरीके का है। इस कक्षा को क्या बोलते हैं? इस कक्षा को बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार। ऐसा होता है क्योंकि पृथ्वी भी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति सूर्य पर लगाती है और सूर्य और चंद्रमा भी पृथ्वी पर, इसीलिए संतुलन बना हुआ है। इसीलिए मार्ग वृत्ताकार न होकर क्या हो जाता है? दीर्घ वृत्ताकार, बड़ा वृत्त बन जाता है। तो पृथ्वी का मार्ग कैसा? दीर्घ वृत्त। और इसी मार्ग पर, इसी कक्षा पे, ये इसकी कक्षा है, इसी पे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में किसकी ओर परिक्रमा करती है? सूर्य की। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं परिक्रमण। तो इसके कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन। क्यों? क्योंकि पृथ्वी परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करती है? 365 दिन। वह लगभग 6 घंटे में पूरा कर लेती है। अब ये 6 घंटा 4 साल के बाद 24 घंटा हो जाएगा ना, इसलिए हर 4 साल पे एक साल में 366 दिन हो जाएगा, क्योंकि एक दिन बढ़ जाएगा। उसी को लीप ईयर या अधिवर्ष बोला जाता है। ठीक है ना? तो उस साल फरवरी का 29 तारीख का महीना हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? ऋतु परिवर्तन। तो ऋतु परिवर्तन, तो घूर्णन प्लस अक्षीय झुकाव, घूर्णन प्लस अक्षीय झुकाव के कारण क्या होगा? ऋतु परिवर्तन। सॉरी, परिक्रमण प्लस अक्षीय झुकाव के कारण क्या होगा? ऋतु परिवर्तन। और घूर्णन प्लस अक्षीय झुकाव के कारण क्या होगा? दिन और रात। तो अक्षीय झुकाव तो दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए पर जेपीएससी में सवाल पूछा कि ऋतु परिवर्तन होता है। पहला ऑप्शन केवल पृथ्वी के घूर्णन के कारण, दूसरा ऑप्शन केवल पृथ्वी के परिक्रमा के कारण, तीसरा ऑप्शन परिक्रमा और अक्षीय झुकाव दोनों के कारण, और डी ऑप्शन घूर्णन और अक्षीय झुकाव दोनों के कारण। तो क्या उत्तर होगा? परिक्रमा और अक्षीय झुकाव दोनों के कारण होता है क्या? ऋतु परिवर्तन। ठीक है, तो ये तो हमने जाना कि दो तरह की गति, लेकिन दिन और रात किसके कारण होता है? घूर्णन के कारण। यानी समय की गणना में पृथ्वी की घूर्णन गति और देशांतर रेखा का संबंध होता है। तो जरा टाइम कैसे कैलकुलेट होता है, जरा इसको समझिए आप। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं देशांतर समय संबंध, लिखते हैं देशांतर समय संबंध, है ना। तो अभी हमने जाना कि पृथ्वी चूंकि एक घूर्णन पूरी करती है कितने घंटे में? 24 घंटे में।
तो एक घूर्णन पृथ्वी पूरा की तो कितना डिग्री घूम गए? पृथ्वी सर्किल है ना, तो कितना डिग्री होगा? एक सर्किल में कुल कितना डिग्री? 360। यानी कि 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूम गई। तो आप इसको निकालेंगे, एक घंटे में, एक घंटा में हम 360 डिग्री को 24 से भाग देंगे ना, तो हो जाएगा 15 डिग्री। तो ये चीज तो हम निकाल लिए ना कैलकुलेट करके कि पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। ठीक। तो अब देखिए, इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई, फर्दर सरल कर सकते हैं ना। कैसे सरल कर सकते हैं कि जब पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाती है 60 मिनट में, 60 मिनट मतलब एक घंटा, तो एक डिग्री घूमने में उसको कितना समय लगेगा? 4 मिनट में। तो इस तरह से हम लोग दो चीज तो जान गए कि पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। अब इसी पे टाइम कैलकुलेट हो जाता है। तो अब कैसे टाइम कैलकुलेट करेंगे, इस चीज को समझिए। इस कैलकुलेशन को जो आप समझ गए, तो थोड़ा टाइम कैलकुलेशन देखिए। बीपीएससी ने खूब सारे सवाल पूछे हुए हैं, इस चीज को भी हम लोग जान लेंगे। वर्ल्ड मैप पे आपको दिखाते हैं, अच्छे से इसको समझाते हैं आपको। ये देखिए, तो आपको स्पष्ट दिख रहा है ना? अब देखिए यहाँ पे, इसको थोड़ा हम क्या करते हैं ना कि हाँ, अब सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा खींच लेते हैं। ये है 0 डिग्री देशांतर, है ना? तो 0 डिग्री देशांतर को और किस नाम से जाना जाता है? प्रधान या म्योत्तर रेखा, या प्रधान मध्याह्न रेखा, या जीएमटी, या पीएमएल, कुछ भी। तो हम इसको जीएमटी रेखा भी बोल सकते हैं ना, या पीएमएल भी बोल सकते हैं ना, या प्रधान या म्योत्तर रेखा भी, प्रधान मध्याह्न रेखा। तो देखिए हमारे धरती पे, अच्छा ये कौन सा गोलार्ध होगा? इसके इधर वाला पूर्वी, और ये कौन सा गोलार्ध होगा? पश्चिमी। तो हमारे धरती पर जो भी स्थान 0 डिग्री देशांतर के पूरब में है, उस समय के मामले में आगे है, क्योंकि सूर्योदय किस दिशा में होता है? पूरब में। यानी धरती पे जो भी स्थान इस रेखा के पूरब में, उस समय के मामले में क्या होगा? यहां से आगे। और धरती पे जो भी स्थान, ये जो 0 डिग्री देशांतर है, जिसको जीएमटी भी बोलते हैं, ग्रेनिच मीन टाइम, इसके पश्चिम में यानी पश्चिमी गोलार्ध में, ये समय के मामले में यहां से क्या होगा? पीछे। ठीक है। तो अब देखिए, ये जो रेखा है, ये है 180 डिग्री ना। अगर हम इस चित्र को ऐसे मिलाते, तो ये वाला चीज और ये वाला, ये ना अमेरिका का अलास्का है। अमेरिका का कौन सा राज्य है? अलास्का। और ये रूस का कौन सा प्रांत है? साइबेरिया। तो जब हम इस मैप को मिलाते ना, तो अमेरिका का अलास्का और रूस का साइबेरिया आपस में मिल जाता है। और इन्हीं के बीच से जो देशांतर रेखा है, वो कौन सी देशांतर रेखा है? 180 डिग्री। यानी अगर यहाँ 0 डिग्री मेरी तरफ, तो आपकी तरफ विपरीत दिशा में इसके कौन सी होगी? 180। तो अब बताइए कि अगर हम 180 डिग्री पूर्वी बोले या 180 डिग्री पश्चिमी बोले, है तो वो एक ही रेखा। अगर हम इधर से समय की गणना करेंगे, तो हम बोलेंगे कि भाई 180 डिग्री पूर्वी, और अगर इधर से समय की गणना करेंगे, तो हम बोलेंगे 180 डिग्री पश्चिमी, है ना? तो अब बताइए कि यहां से यहां पे समय में कितना अंतर होगा? तो जब पृथ्वी एक घंटे में कितना डिग्री घूम लेती है? 15। तो 180 डिग्री कितने घंटे में घूमेगी? 12 घंटे में। 12 गुने 15, 180 होता है। यानी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पे अगर कोई देश होगा, वो समय के मामले में जीएमटी रेखा से 12 घंटे आगे होगा ना, 12 घंटे आगे होगा। लेकिन जब हम समय की गणना करेंगे 180 डिग्री पश्चिम पर, तब तो वो स्थान 12 घंटे पीछे होगा। जबकि वो एक ही देशांतर, मान लीजिए ये 180 डिग्री, 180 डिग्री देशांतर है ये रेखा। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि मान लीजिए ये क्या है? 180 डिग्री देशांतर।
अब इसके यहाँ पे कोई स्थान हो, चाहे यहाँ पे कोई स्थान हो, कहने का तो मात्र 1 डिग्री का अंतर है ना। तो 1 डिग्री पृथ्वी कितने देर में घूम जाती है? 4 मिनट में। तो यहाँ पे जो घड़ी है, यहाँ की जो घड़ी है, उसमें तो 4 ही मिनट का अंतर दिखना चाहिए, लेकिन 4 मिनट का अंतर नहीं दिखेगा, पूरा 24 घंटे का अंतर दिखेगा, क्योंकि यहाँ से 12 घंटा और फिर यहाँ से 12 घंटा, तो 12 घंटा जोड़ 12 घंटा 24 घंटा, यानी 180 डिग्री देशांतर रेखा वो देशांतर रेखा है जिसके दोनों तरफ पूरा एक दिन का अंतर हो जाता है, डेट बदल जाता है, तिथि बदल जाती है, क्योंकि समय का निर्धारण इस रेखा से होता है। अंतरराष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण इस रेखा से होगा। तो इस रेखा पे जो समय हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि 100 पूर्वी पर कितना और 100 पश्चिमी पर कितना। तो ये बड़ी दुविधा हो गई। अब मान लीजिए ये 180 डिग्री देशांतर का किसी देश से गुजर जाए या किसी राज्य से गुजर या पटना जिले के ऊपर से गुजर जाए 180 डिग्री देशांतर, तो पटना जिले में जो पूरब की तरफ होगा वहां दिन कुछ और होगा, पश्चिम की तरफ होगा वहां एक दिन पीछे होगा, और पूरब वाला इलाका एक दिन आगे हो जाएगा। तो प्रशासन कैसे चलेगा? मैनेजमेंट सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इसीलिए एक मीटिंग हुई, कब मीटिंग हुई? 1884 में। तो 1884 में एक अंतरराष्ट्रीय सभा आयोजित की गई, कहा? यहाँ पे। इसका इस स्थान का क्या नाम है? वॉशिंगटन, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी। तो वॉशिंगटन डीसी में एक अंतरराष्ट्रीय वॉशिंगटन वॉशिंगटन डीसी, डीसी डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। कोलंबिया एक राज्य, अमेरिका में 50 राज्य हैं, इसीलिए डीसी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो यहाँ एक सभा आयोजित हुई और उसमें डिसाइड किया गया कि 180 डिग्री देशांतर को हम मानेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसीलिए सवाल आता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसको बोलते हैं? 180 डिग्री देशांतर रेखा को। तो इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम बोलते तो IDL। IDL का मतलब क्या? इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोल दिया इसको हम लोग। और इस पर कोई समय में कोई गणना में दिक्कत ना हो, इसीलिए मान लिया गया कि जब भी कोई इस रेखा पर पश्चिम से पूरब जाएगा तो एक दिन जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ 24 घंटा पहले हो जाएगा ये, क्योंकि 180 डिग्री पूर्वी 180 डिग्री पश्चिमी से 24 घंटा आगे है समय के मामले में। तो जब भी कोई पश्चिम से पूरब इस रेखा को पार करेगा तो एक दिन जोड़ दिया जाएगा, और जब भी कोई पूरब से पश्चिम इस रेखा को पार करिएगा तो -1 डे, एक दिन घटा दिया जाएगा, और इस समस्या का समाधान हो गया। तो जब आप एटलस देखेंगे ना तो इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को कई जगह मोड़ा गया है महासागर में। क्यों मोड़ा गया? अगर कोई देश आ गया, कोई द्वीप आ गया, तो उस देश या कोई द्वीप के ऊपर से ये ना गुजर जाए, नहीं तो एक दिन का अंतर हो जाएगा उसी द्वीप पर। इसीलिए इसको हर हाल में महासागर के ऊपर से गुजारा गया, इसलिए कई बार मोड़ दिया गया। तो कौन सा महासागर है? ये प्रशांत महासागर। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से अधिकांशतः गुजरती है? प्रशांत महासागर। और यहाँ पर एक जल संधि है, इस जल संधि को बोलते हैं बेरिंग जल संधि। ये यूपीएससी में भी 2008 में पूछा था सवाल कि बेरिंग जल संधि जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है इंटरनेशनल, वो किस संधि से गुजरती? जल संधि से, बेरिंग जल संधि। तो इसको इंग्लिश में जानते हैं जल संधि को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट बोलते हैं। अब हिंदी में जल संधि जानते हैं इसको, जल संधि का क्या अर्थ है? संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना, है ना। और जल शब्द लग गया, यानी ये ऐसा जल मार्ग होता है जो दो बड़े जलीय क्षेत्र को जोड़ देता है और दो स्थल खंड को अलग कर देता है। तो यहाँ पे कौन सा सागर है? आर्कटिक महासागर है। यहाँ पे कौन सा सागर महासागर है? प्रशांत महासागर है। यानी बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है और रूस के साइबेरिया को अमेरिका के अलास्का से अलग कर देता है। तो ये भी सवाल आएगा कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से गुजरती है? बेरिंग जल संधि से गुजरती है। ठीक है, कई स्थानों पे मोड़ दिया गया। ठीक है, अब देखिए बीपीएससी का सवाल आपको करके बताते हैं। बीपीएससी ने एक साल पहले सवाल पूछा कि जब प्रधान याम्योत्तर रेखा पर जो समय है दिन के 12 बज रहे हैं, तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर उसी समय कितना बज रहा है? ये बीपीएससी ने एक साल पहले पूछा। तो यहाँ पे ये नहीं बोला 0 डिग्री देशांतर, क्या लिख दिया? प्रधान याम्योत्तर रेखा।
तो प्रधान या उत्तर रेखा किसको बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर। और सवाल में लिख बता दिया कि प्रधान या उत्तर रेखा पर दिन के 12 बज रहे हैं, दिन के 12 बज रहे। तो देखिए अब 90 डिग्री और क्या लिखा? पूर्वी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर यानी पूर्वी गोलार्ध की वो 90 डिग्री की देशांतर रेखा। तो ये जो रेखा है ना, ये रेखा, ये 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। तो जब पूर्वी और पश्चिमी लिखा रहे समझिए देशांतर रेखा, उत्तरी दक्षिणी लिखा रहे तो अक्षांश रेखा। तो ठीक जब यहाँ 12 बज रहा है तो दुनिया के इस इलाके में कितना बज रहा होगा? तो अभी आपने कैलकुलेट किया ना कि पृथ्वी 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है? 15 डिग्री। तो 15 छक्का 90, यानी पृथ्वी 90 डिग्री कितने घंटे में घूमेगी? 6 घंटे में। अब जो भी दुनिया का देश इधर है वो तो समय के मामले में आगे है ना, यानी 90 डिग्री पूर्वी देशांतर कितना आगे हुआ? यहाँ से 6 घंटा आगे हुआ। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ दिन का 12 6 घंटा पहले ही बज गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा? यहाँ पे हो रहा होगा 6 PM, और ऑप्शन में क्या था? 6 AM भी था, 6 पे। तो 6 AM तो होगा नहीं, 6 AM तो हो गया तो यानी वो तो 6 घंटा पीछे हो गया कि 6 घंटा बाद 12 बजेगा, लेकिन ये तो 6 घंटा आगे है ना, तो यहाँ तो 12 दिन 6 घंटा पहले ही बज चुका। इस तरह से समय की गणना होती है। तो आपको अगर कोई भी एक देशांतर रेखा दे दे और बोल दे कि भाई इस देशांतर रेखा पे इतना बज रहा है, तो बताइए कि दूसरे देशांतर पर क्या बज रहा होगा? जैसे अब मान लीजिए भारत को देखते हैं कि हम लोग कितना आगे हैं समय के मामले में यहाँ से, ठीक। अब भारत की स्थिति जरा आप देखिए, देखिए भारत भी एक बड़ा देश है, तो देशांतर रेखा से समय का संबंध है। तो भारत की देशांतरीय विस्तार आपको जानना पड़ेगा। भारत का देशांतरीय विस्तार, ये जो देशांतर रेखा है ये 68 डिग्री 7 मिनट। अब क्या लिखेंगे? पूर्वी लिखेंगे कि पश्चिमी लिखेंगे? पूर्वी। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी, क्योंकि भारत देशांतरीय विस्तार से पूर्वी गोलार्ध में है। और अगर हम 0 डिग्री यहाँ ड्रॉ कर दें तो आप देखिए भारत 0 डिग्री के उत्तर में है। तो अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी। तो 68 डिग्री 7 मिनट, और ये है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। तो जब आप इसको इससे घटाएंगे तो लगभग 29 डिग्री का अंतर आ जाएगा। यानी मान लीजिए कि 30 डिग्री लगभग। तो पृथ्वी जब 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है तो लगभग 30 डिग्री घूमने में उसको 2 घंटे लगेंगे ना। यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश के ठीक पूरब में, एकदम पूरब में, सुदूर पूरब में कोई गांव और गुजरात के एकदम सुदूर पश्चिम में जो कोई गांव है वहां 2 घंटे का अंतर हो जाता है। समझ गए? यही कारण है क्योंकि भारत का भी देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री का है, जिसको पूरा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 2 घंटे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे सुबह के 6 बज रहे हैं, तो यहाँ पे तो सुबह का 4 बज रहा होगा। यहाँ पे सुबह के 9 बज रहे हैं, दफ्तर जाने का समय होता है, ऑफिस जाने का समय होता है, कार्यालय जाने का समय होता है, लेकिन यहाँ तो सुबह का 7 ही बज रहा है। यहाँ तो अभी लोग, बहुत लोग अभी बेड पे ही है कि चाय मिली, माई हमारी चाय पी है तो अभी हम उठे, है कि नहीं? तभी हम जगेंगे, या हो सकता है ब्रश कर रहे होंगे। तो पूरे देश में अगर एक समय नहीं होगा तो फिर प्रशासन शासन में, हर जगह ऑफिस के नियम में जो है व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए जिस भी देश का देशांतरीय विस्तार ज्यादा होता है उसको अपने यहाँ एक मानक रेखा बनानी पड़ती है। इसीलिए इन दोनों के बीच में जो देशांतर रेखा है, इन दोनों के बीच में जो देशांतर रेखा है इसको हम लोग कहते हैं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये भारत की प्रधान मानक रेखा, इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, भारतीय मानक समय की रेखा। अब हम देखते हैं कि इस रेखा और इस रेखा पर समय का कितना अंतर है। तो हम देखते हैं कि जब पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाएगी तो 5 घंटे में 15 पचे 75 डिग्री घूम जाएगी, और 82.5 डिग्री है तो 82.5 डिग्री और 75 डिग्री में कितना अंतर है? 7.5 डिग्री का। तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री तो आधे घंटे में 7.5 डिग्री। तो 5 घंटे में 75 डिग्री और आधे घंटे में और 7.5 डिग्री, यानी पृथ्वी 82.5 डिग्री कितने घंटे में पूरी करती है? 5.5 घंटे में। तो पृथ्वी 5.5 घंटे में 82.5 डिग्री घूम गई, तो हम 0 डिग्री देशांतर से कितना आगे हैं? 5.5 घंटे आगे हैं।
तो अब इस रेखा पर जितना समय हो रहा है ना, इसके अनुसार पूरे देश में हमने घड़ी को वैसे ही सेट कर दिया। अब आप कश्मीर में भी जाएंगे तो इस समय जो समय हो रहा है 5:10, कश्मीर में भी 5:10 दिखाएगा, केरल में भी दिखाएगा, अरुणाचल में भी और गुजरात में भी। हालांकि जब भी आपका कोई रिलेटिव, अगर कोई रिलेटिव आपका राजकोट में हो या पोरबंदर में हो गुजरात में, या आपका कोई रिलेटिव मुंबई में होगा, मान लीजिए होगा, मान लीजिए होता है जनरली दिल्ली मुंबई में हर बिहारी का कोई ना कोई रिलेटिव निकल ही आता है ना। और देखिए हम लोग यहाँ पर पटना, आप ठीक शाम में 6 बजे या शाम में 7 बजे उनको फोन लगाइए, और कहेगा देखा ना इधर बड़ी अंधार हो गई है, तो वहां से फोन आएगा भाई इधर तो अभी एकदम चटक धूप निकल। इसलिए निकला है क्योंकि टेक्निकली तो वहां 5 ही बज रहा है, क्योंकि भाई 2 घंटा पीछे है ना। लेकिन हमने घड़ी तो सेट कर लिया अपने मानक रेखा के साथ, तो 5 बजे कहाँ अंधेरा होता है। लेकिन भले वहां अंधेरा नहीं है, लेकिन वहां की घड़ी भी बजा रहा होगा क्या, 7। इसीलिए मुंबई में 7 बजे भी आपको उजाला रहेगा, सी बीच पे लोग घूम रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं 7 बजे, लेकिन हमारे यहाँ शाम में 7 बजे खेलना संभव नहीं है, लाइट का व्यवस्था करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है ना। तो आप समझे कि टाइम कैसे कैलकुलेट होता है, इसी मानक रेखा के आधार पर होता है। कौन सी मानक रेखा, 0 डिग्री देशांतर, और हमारी अपनी मानक रेखा कौन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसीलिए संसार में किस देश का देशांतरीय विस्तार सबसे ज्यादा, तो संसार में रूस का देशांतरीय विस्तार सबसे ज्यादा। देखिए यहां से शुरू होता है रूस और यहां तक जाता है रूस। दुनिया में किसी भी देश का देशांतरीय विस्तार इतना ज्यादा नहीं है। यहाँ पे ये 130 डिग्री से भी कम है। यहाँ मान लीजिए 30 डिग्री पूर्वी है, तो यहाँ ये 180 डिग्री पूर्वी है, तो ये तो 150 डिग्री का अंतर हो गया ना, कहाँ 30 डिग्री और कहाँ 180 डिग्री, और ये 30 डिग्री के बाद भी है। यानी रूस का देशांतरीय विस्तार 150 डिग्री से भी ज्यादा है, और हमारा कितना, लगभग 30 डिग्री। इसीलिए रूस में 11 टाइम जोन है। क्यों 11 टाइम जोन है, तो पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है ना, इसीलिए इसीलिए एक एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में अंतर कितना होता है, 1 घंटे का। और पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री घूम जाती है, 15 डिग्री। तो जब 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 150 डिग्री से ज्यादा घूमने में पृथ्वी को कितना लग जाएगा, 10 घंटा से ज्यादा, 15। इसीलिए रूस में 11 टाइम जोन है, 11 एक एक घंटा के अंतराल पर। इसीलिए रूस, मॉस्को यहाँ पर है, मॉस्को यूरोप वाले साइड में। रूस का 3/4 हिस्सा जो है ना, ये कैस्पियन सागर है, और ये यूराल पर्वत है, इधर ये एशिया में पड़ता है और इधर ये यूरोप में पड़ता है। रूस का 3/4 जो है वो एशिया में और 1/4 ही यूरोप में, लेकिन इसकी राजधानी कहाँ है, यूरोप साइड, इसलिए रूस को यूरोपीय नेशन, यूरोपीय राष्ट्र बोलते। ठीक, तो इसीलिए देखिए अब यहां से यहां में तो 10-10 12-12 घंटे का अंतर हो जाना है। लेकिन अब इतना बड़ा देश है कि यहाँ कुल 11 टाइम जोन है, तो संसार में सबसे ज्यादा टाइम जोन जो है वो कहाँ है, रूस में है। कई किताबों में फ्रांस लिखता है, फ्रांस में इसलिए लिखता है क्योंकि फ्रांस यहाँ पे एक देश है और इसके कई जगह अभी भी कॉलोनी, इसके उपनिवेश हैं, कई छोटे छोटे द्वीपों पर फ्रांस का अधिकार है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि फ्रांस का टाइम जोन उतना ज्यादा है, फ्रांस का तो संसदीय विस्तार इतना ही है, तो भारत से भी छोटा देश है। इसलिए एक देश का एक जगह पे सबसे ज्यादा देशांतरीय विस्तार किसका, रूस का। 11 टाइम जोन सबसे ज्यादा रूस। ठीक है। अच्छा, किस देश का अक्षांशीय विस्तार सबसे ज्यादा है, ये सवाल पूछा हुआ यूपीपीएससी में। तो उस देश का नाम, ये देखिए, ये जो देश है, देखिए ये कितना अक्षांश, इतना ज्यादा लंबाई किसी देश का नहीं। ऐसे जो है ये तो चौड़ाई है ना, और ऐसे क्या है, लंबाई। इतनी अधिक लंबाई, लंबाई का मतलब अक्षांशीय विस्तार दुनिया में किसी की नहीं है। इस देश का नाम है चिली। चिली दुनिया में सबसे ज्यादा अक्षांशीय विस्तार, सबसे ज्यादा लंबाई वाला देश है। तो सबसे अधिक चौड़ाई वाला देश कौन, रूस। और समय की गणना किस पर होगी, देशांतर रेखाओं के आधार पर। ठीक है, ये था समय की गणना हम कैसे करते हैं। अब देखिए इसी चीज को थोड़ा सा और अगर हम विस्तार दें,
इसी चीज को अगर हम थोड़ा और विस्तार दे दें तो देखिए, जरा हम लोग बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक समय की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम की। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय किसको बोलते हैं? जीएमटी रेखा को, प्रधान याम्योत्तर रेखा को, या 0 डिग्री देशांतर रेखा को। या हम लोग जीएमटी लिख ले, ग्रेनिच मीन टाइम, प्रधान याम्योत्तर रेखा। तो देखिए, दुनिया में जिस जिस देश से ये गुजरेगी उन सभी देशों में तो एक ही टाइम दिख रहा होगा ना, है ना? तो सवाल है कि कितने देशों से, कितने महाद्वीपों से गुजरती है यह रेखा ना। तो देखिए, यह जो रेखा है ना, यह रेखा 3 महाद्वीपों, अंतरराष्ट्रीय मानक समय कहिए या प्रधान याम्योत्तर रेखा, 3 महाद्वीपों, 8 देशों व 6 जलीय निकायों से होकर गुजरती है। जलीय निकाय का मतलब वाटर बॉडी, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे 3 महाद्वीप कौन कौन से। तो ये वाला हिस्सा जानते कौन सा महाद्वीप? ये यूरोप। ये कौन सा महाद्वीप हो गया? अफ्रीका। और नीचे कौन सा महाद्वीप? अंटार्कटिका। तो 3 महाद्वीप कौन कौन? एक यूरोप हो गया, दूसरा कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका, और तीसरा कौन सा? अंटार्कटिका। अब 8 देश। तो ये जो 3 आप देख रहे हैं, ये 3 देश यूरोप में। कौन कौन से 3 देश? तो यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। फिर ये कौन सा देश है? ये फ्रांस है। और ये कौन सा देश है? स्पेन है। तो यूरोप में किन 3 देशों से गुजरती है प्रधान याम्योत्तर रेखा? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और स्पेन। और बाकी 5 देश अफ्रीका में है, जैसे अल्जीरिया, अल्जीरिया, फिर माली, फिर बुर्किना फासो, फिर घाना, और तब टोगो। तो ये 5 देश हो गए अफ्रीका के। तो 3 और 5 8। जबकि अंटार्कटिका में तो कोई रहता नहीं है, ये तो बर्फीला महाद्वीप है, इसीलिए इसमें कोई देश नहीं, तो खुद एक महाद्वीप ही है, निर्जन है। तो 3 महाद्वीप 8 देश हो गए, और 6 जलीय निकाय। तो कौन कौन से 6 जलीय निकाय 6 वाटर बॉडी से गुजरती है? तो देखिए, यहाँ पे कौन सा महासागर? यहाँ पे आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। अच्छा, यहाँ पे जो सागर है ना ग्रीनलैंड के पास, इसको ग्रीनलैंड सागर बोलते हैं। यहाँ नॉर्वे के पास इसको नॉर्वेजियन सागर बोलते हैं। 3 बॉडी हो गया। यहाँ पे आप आएंगे तो ये 4 है, इसको भूमध्य सागर बोलते हैं। और यहाँ पे आ गए तो अटलांटिक महासागर 5, और नीचे कौन? दक्षिणी महासागर, जिसको अंटार्कटिका महासागर भी बोलते हैं। तो 6 वाटर बॉडी। तो ये जो 8 देश है, यहाँ तो हमेशा एक ही समय दिखेगा जहां से ये रेखा गुजरती है, चाहे स्पेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इंग्लैंड हो, वहां हमेशा घड़ी में एक ही टाइम दिख रहा है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जिनसे होकर ये रेखा नहीं गुजरती, लेकिन वहां भी वही समय दिखता है जो जीएमटी रेखा पर दिखता है। यानी इन देशों ने अपने यहाँ कोई मानक रेखा नहीं खींचा, इन्होंने अपने देश की घड़ियों को उसी अनुसार सेट कर लिए जिस जो समय जीएमटी रेखा दिखाती है। इसीलिए यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि दुनिया में ऐसे कौन से देश हैं जिनसे होकर जीएमटी रेखा नहीं गुजरती, इसके बावजूद उन्होंने अपने यहाँ का जो मानक समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम के आधार पर ही सेट कर लिया। तो देखिए, वो देश कौन कौन से हैं आप यहाँ देखिए, आपको एटलस पे जाके देखिएगा। एटलस के पीछे आप देखेंगे ना, एटलस के पीछे वाले पन्ने पर जहां जहां 0 0 लिखा होगा वो एक ही रंग से रंगा होगा। 0 0 का मतलब जहां एक ही समय हो रहा है जो जीएमटी रेखा पर हो रहा है। फिर इधर के देशों पर देखेंगे तो +1 +2 +3, क्योंकि इधर वाले देश समय में आगे, और इधर वाले देशों पर लिखा होगा -1 -2 -3, क्योंकि समय के मामले में पीछे। तो देखिए, यहाँ पे ये हम देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो अब ऐसे कौन से देश हैं जिसे ये नहीं गुजरती फिर भी टाइम वही दिखाता? तो जैसे आइसलैंड, ये एक छोटा सा द्वीपीय राष्ट्र है आइसलैंड। आइसलैंड बहुत छोटा देश है ना, तो इसलिए इसने अपना कोई मानक समय सेट नहीं किया, जैसे हम लोगों ने अपना मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को सेट कर लिया।
तो हमारा देशांतरी विस्तार ज्यादा है, इसलिए हमने किया। विसंगति आ रही थी 2 घंटे की एक ही देश में, लेकिन इसमें वही समय, अगर यहाँ दिन का भी अभी मान लीजिए यहाँ पे 5:30 हो रहा है, तो हम लोग 5:30 घंटे आगे हैं, यानी अभी इंग्लैंड में 12 बज रहा होगा। अभी इंग्लैंड में चटक धूप लगी होगी, 12 बज रहा होगा इंग्लैंड में, और हम लोग 5:30 घंटे आगे हैं, तो अभी हमारे यहाँ 5:30 बजे शाम होने को चला है ना। लेकिन इंग्लैंड ने, आइसलैंड ने क्या किया, अपने देश की घड़ी को भी इस समय 12 बजे सेट कर दिया, जबकि इसके यहाँ से वो रेखा नहीं गुजर रही। उसी तरह से यहाँ पे एक छोटा सा देश है, फुटबॉल खेलने में बड़ा उस्ताद देश है, हालांकि बाहर हो गया, पुर्तगाल उसका नाम है, हालांकि स्पेन भी है, तो स्पेन से तो वो रेखा गुजर ही रही है, तो ये हो गया पुर्तगाल, है ना। उसी तरह से अब यहाँ देखिए, ये देश अब अफ्रीकी देश है, यहाँ मैं नाम बोलता हूँ, एटलस में देखिएगा, इस देश का नाम पश्चिमी सहारा है, इस देश का नाम मॉरिटानिया है, इस देश का नाम गिनी है, गिनी के बाद गिनी बिसाऊ है, यहाँ पे सिएरा लियोन है, आइवरी कोस्ट है। ऐसे अफ्रीकी देश हैं आसपास में, जिन्होंने अपनी घड़ी को इसी रेखा के अनुसार सेट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से तो समय की गणना होती है। तो समय की गणना किस रेखा के आधार पर, देशांतर रेखा के आधार पर, तो आप समय निकाल पाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर मैं आपको एक सवाल बोलूं कि भारतीय मानक समय, जो भारतीय मानक रेखा है, उस पर सुबह के 10 बज रहे हैं, है ना, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर उस समय कितना बज रहा होगा। तो मैंने कहा कि भारत अगर भारतीय मध्याह्न रेखा, भारतीय मध्याह्न रेखा पर सुबह के 10 बज रहे यानी 10 AM, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर उसी समय कितना बज रहा होगा, जरा निकालने का प्रयास करें हम। फटाक से निकालेंगे 2 मिनट में, निकालिए तो जरा जल्दी से। 2 मिनट समय दिया आपको, उसके बाद हम लोग खुद कैलकुलेट कर लेंगे इसको और फिर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अब जरा हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे सवाल में क्या हुआ, भारतीय मध्याह्न रेखा लिखा, हमने प्रधान या उत्तर रेखा या 0 डिग्री देशांतर नहीं बोला। तो भारतीय मध्याह्न रेखा कौन सी रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी है। तो हमने कहा कि 82.5 डिग्री पूर्वी पर कितना बज रहा है, सुबह का 10 बजे, तो 120 डिग्री पूर्वी पर कितना बज रहा होगा, तो ये 120 डिग्री तो हमारे और पूर्व में है ना। 120 डिग्री मतलब ये रेखा 120 डिग्री, ये तो हमसे और पूर्व में, यानी हमसे इस समय के मामले में क्या होगा, आगे। तो हम 120 डिग्री में से 82.5 डिग्री घटाएंगे ना, तब तो पता चलेगा कितना डिग्री का अंतर। तो अंतर होगा 37.5 डिग्री का, 37.5 डिग्री का अंतर होगा। तो अब निकाल लेंगे कि 37.5 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा। तो जब पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी, 2 घंटे में 30 डिग्री घूमेगी, तो 7.5 डिग्री आधे घंटे में घूमेगी, यानी 2.5 घंटे का अंतर हो गया। तो 2.5 घंटे का अंतर क्या, यहाँ 10 कब बचा होगा, 2.5 घंटे पहले, क्योंकि ये आगे है, यानी यहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ 7:30 AM, यहाँ 7:30, सॉरी, यहाँ पे बज रहा होगा 12:30 PM, क्योंकि यहाँ पे 10 बज चुका, कब, 2.5 घंटे पहले, क्योंकि ये समय के मामले में आगे है। और ऑप्शन में 7:30 AM भी रहता, तो 7:30 AM तो इधर ना होगा, इधर से 37.5 डिग्री पश्चिम, इस तरह से समय की गणना होती है। ठीक, अब जैसे देखिए अमेरिका, ये यहाँ पे जानते हैं अमेरिका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क जानते हैं कौन सी देशांतर रेखा, 74 डिग्री देशांतर रेखा, मान लीजिए 75 डिग्री पश्चिमी,
तो अब इस समय हमारे यहाँ 5:30 बज रहा होगा, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में कितना बज रहा होगा? तो देखिए हम कितना आगे हैं यहाँ से, 5.5 घंटे। हम 5.5 घंटे आगे हैं ना, और यहाँ से फिर ये कितना पीछे होगा? 5 घंटे, क्योंकि 75 डिग्री है, 15 पचे 75, यानी हम भारत से न्यूयॉर्क में कितना घंटा का अंतर? 10.5 घंटा का अंतर हो रहा है। इसीलिए वहां पर सुबह के 7:30 हो रहे होंगे, है ना, सुबह का 7 बजा होगा। ठीक, तो यही अंतर है। तो इसीलिए अगर आप ये चीज जान गए, तो आप दुनिया में कितना कब कहाँ बज रहा होगा ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब अभी 5:30 यहाँ बज रहा है, तो यहाँ पे तो 12 दिन का बज रहा है। अब यहाँ से फिर 5 घंटा पीछे चलेंगे, तो यहाँ तो सुबह का 7 ही बज रहा है अभी। इसीलिए हमारे यहाँ दिन होती है, तो अमेरिका में रात हो जाए। इसीलिए देखिए फुटबॉल का जो विश्व कप है वो अमेरिका में आयोजित हो रहा है, अमेरिका और मेक्सिको में। इसीलिए देखिए हमारे यहाँ वो मैच 12:30 बजे रात में, 1:30 बजे रात में लाइव होता है हम लोग के यहाँ, जबकि वहां तो दिन का उजाला है कि नहीं? तो यही बात, इसीलिए बहुत लोग जिनको काम है, सुबह उठ के कहीं ऑफिस जाना है या काम, वो नहीं देख पा रहे हैं लाइव मैच, और रिकॉर्डेड मैच देख रहे हैं। और जो अभी जिनके पास समय है, वो रात रात भर जाग जाग के कोका कोला पी पी के मैच देख, है कि नहीं? तो ये इस कारण से हो रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके समय की गणना की। अब जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं विषुवत रेखा को, कर्क रेखा को और मकर रेखा को, क्योंकि सब प्रश्न आता रहता है ना कि दुनिया में किन किन देशों से विषुवत रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है, थोड़ा इस चीज को भी देख लेते हैं। तो देखिए विषुवत रेखा को देख लेते हैं। हालांकि विषुवत रेखा को हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन और भी जो कुछ चीजें रह जाती हैं वो देख लेते हैं विषुवत रेखा से। तो देखिए ये जो रेखा अभी हम लोग ने ड्रॉ किया, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसी को हम लोग विषुवत रेखा इक्वेटर बोलते हैं। तो इसके ऊपर कौन सा गोलार्ध? उत्तरी। इसके नीचे कौन सा गोलार्ध? दक्षिणी। तो अभी हमने कहा कि यहाँ हमने पृथ्वी को ऐसे ड्रॉ किया, तो बताया कि सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन होती है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इसकी लंबाई क्या होगी? कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे नीचे आएंगे बढ़ती जाएगी। इसीलिए सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन? तो इसकी जो लंबाई मानी जाती है, पृथ्वी का पूरा ये घेरा बनाती है ना, तो इसकी लंबाई जानते हैं कितना होगा? इसका लंबाई होता है 40,075 किलोमीटर। ये विषुवत रेखा की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 40,075। वो आप देशांतर रेखा से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। तो 111.32 किलोमीटर को आप, कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं 1 डिग्री के अंतराल पर ड्रॉ करें? तो 360। तो जब आप 360 से गुना करेंगे तो लगभग इतना ही आ जाएगा। ठीक है ना? इसीलिए सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा। अब इसमें सालों भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए यहाँ कोई शीत ऋतु नहीं होती, हमेशा ग्रीष्म ऋतु ही होती, और संसार में सबसे ज्यादा जैव विविधता भी यही होगी। और देखिए ये प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक महासागर, ये हिंद महासागर और फिर प्रशांत महासागर। तो कितना प्रतिशत भाग जलीय है और कितना प्रतिशत भाग स्थलीय? तो ये जो जलीय भाग है 78.7%, यानी विषुवत रेखा जहां से गुजरती है उसका 78.7% भाग जलीय है, और बाकी जो 21.3% भाग होगा ये स्थलीय हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सदैव दिन और रात की अवधि बराबर होती है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। तो अब सवाल होता है कि कितने देशों से गुजरती है और कितने महाद्वीपों से? तो ये जो इक्वेटर है, यानी कि जो विषुवत रेखा है, ये पूरे दुनिया में ना 13 देशों, 3 महाद्वीपों और 3 जलीय निकायों से गुजरती है। अब कौन कौन से 13 देशों से गुजरती है, यहाँ देखिए, आपके ही दिखाने के लिए ये इमेज मैंने रखा हुआ है यहाँ, इक्वेटर। ये देखिए, ये देखिए, ये जो है ना, ये है इक्वेटर। इसको और बड़ा कर दे। अब देखिए यहाँ पे देखिए लिखा भी होगा, ऑल द कंट्रीज दैट लाई अलोंग द इक्वेटर। अब यहाँ आप इस चीज को देखिए, ये ड्रॉ कर दें अगर हम 0 डिग्री,
अक्षांश रेखा। तो देखिए यहाँ एक छोटा देश किरीबाती है, फिर ये इंडोनेशिया है, यहाँ लिखा होगा, फिर मालदीव है, फिर बहुत सारे अफ्रीकी देश हैं। यहाँ मालदीव तक एशिया था, तो एशिया तक एक महाद्वीप। ये कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका। और ये कौन सा महाद्वीप? दक्षिण अमेरिका। तो 3 महाद्वीप और कुल 13 देश है। किरीबाती, इंडोनेशिया, सोमालिया, केन्या, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, कांगो रिपब्लिक, युगांडा, गैबोन। यहाँ एक छोटा सा द्वीप है साओ टोमे प्रिंसिपी, और फिर यहाँ पे ब्राजील, कोलंबिया और इक्वेडोर। तो कुल 13 देश है, 3 महाद्वीप और 3 जलीय निकाय। तो यहाँ पे कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर, ये हिंद महासागर और ये अटलांटिक महासागर, फिर यहाँ प्रशांत महासागर। उसी तरह से आप देखें कि ये जो हमारा कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा दुनिया में सबसे ज्यादा 17 देशों से गुजरता है, ठीक है। और तो फिर इसको भी देखते हैं, क्या इसका भी सेब है। तो कर्क रेखा किसको बोलते हैं, जरा अब आप बता सकते हैं ना? कर्क रेखा कौन सी अक्षांश रेखा है? 23.5 डिग्री। किस गोलार्ध में? किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। तो जरा हम लोग यहाँ देख लेते हैं। आप देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको बोला जाता है। देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। अब सबसे ज्यादा जो प्रमुख अक्षांश रेखा सर्वाधिक देशों से गुजरती है, कर्क रेखा 17 देशों से गुजरती है, और फिर ये 3 महाद्वीपों से भी गुजरती है और 6 जलीय निकायों से गुजरती है। तो इस तरह से कुल देश है। अब आपको रटना पड़ेगा, चाहे इधर से करिएगा तो ये पश्चिम से पूरब हो गया, इधर से देखिएगा तो पूरब से पश्चिम होगा। तो प्रश्न पूछता है पश्चिम से पूरब की पूरब से पश्चिम। अगर आप पूरब से पश्चिम करें तो ताइवान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, फिर भारत है, फिर ओमान है, यूएई है, सऊदी अरब है, फिर मिस्र जिसको इजिप्ट बोलते हैं, मिस्र है, लीबिया, अल्जीरिया, और ये मॉरिटानिया, नाइजर, माली, पश्चिमी सहारा, ये बहामास है, मेक्सिको। कुल 17 देश, 3 महाद्वीप हो गए। तो ये एशिया हो गया, फिर अफ्रीका हो गया, और ये फिर उत्तरी अमेरिका हो गया। 6 जलीय निकाय, यहाँ ताइवान स्ट्रेट है, फिर यहाँ हिंद महासागर है, लाल सागर है, और उसके बाद फिर अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है। इस तरीके से 6 जलीय निकाय हो जाते हैं। और उसी तरह से जो मकर रेखा उसको क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। दक्षिणी क्यों? क्योंकि वो दक्षिणी गोलार्ध में है। तो जो मकर रेखा है वो 10 देशों से गुजरती है। आप इसको यहाँ देखेंगे, मकर रेखा को आप देखिए तो मकर रेखा यहाँ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये देखिए यहाँ पे ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, ये वाली रेखा मकर रेखा है। ये 23.5 डिग्री दक्षिणी। 10 देशों, ऑस्ट्रेलिया देश भी है और महाद्वीप भी है। ऑस्ट्रेलिया, उसका मेडागास्कर, फिर बोत्सवाना, फिर साउथ अफ्रीका, नामीबिया, और उसके बाद देखिए ये दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना और चिली। तो इस तरह से एक ऑस्ट्रेलिया, दूसरा अफ्रीका और तीसरा दक्षिण अमेरिका, 3 महाद्वीप, 10 देश और 3 जलीय निकाय। एक प्रशांत महासागर, एक हिंद महासागर, एक अटलांटिक, फिर प्रशांत महासागर। इसलिए आप अगर वर्ल्ड मैप पे फिर आएंगे, इस वाले वर्ल्ड मैप पे अगर हम फिर आ गए तो देखिए ये विषुवत रेखा है, और ये वाली जो रेखा है ना, ये कर्क रेखा है जो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, और ये वाली जो रेखा है ना, ये मकर रेखा से गुजरती है। अब ये लगभग ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच गुजरती है मकर रेखा, है ना। तो आप अब आप तो इजीली बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे तीनों महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं गुजरती है, विषुवत रेखा भी, कर्क रेखा भी और मकर रेखा भी। कौन सा महाद्वीप है जिसे तीनों गुजर रही है? अफ्रीका महाद्वीप, जिससे तीनों गुजरे। ये भी सवाल आता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं, कर्क रेखा भी, मकर रेखा भी और विषुवत रेखा गुजरती है? वो अफ्रीका महाद्वीप है। नहीं। और देखिए दक्षिण अमेरिका में, तो दक्षिण अमेरिका में विषुवत रेखा है और मकर रेखा गुजर रही है। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा, और ऑस्ट्रेलिया के लगभग बीचों बीच मकर रेखा। इससे तो आपको देश याद करने पड़ेंगे, और ये महत्व। अब जरा जो दिन और रात होता है और जो ऋतु परिवर्तन होता है, थोड़ा इस चीज को आप समझिए। देखिए
यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग कर्क रेखा और मकर रेखा ड्रॉ किए हुए हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग बस एक सूर्य को लेते हैं। देखिए सूर्य, देखिए सूर्य के चारों तरफ हर ग्रह परिक्रमा करते हैं ना, अपने अक्ष में झुककर पृथ्वी परिक्रमा भी कर रही है और घूर्णन भी कर रही है। इस क्रम में क्या होता है, जब ये सूर्य जब उत्तरायण होता है ना, तो हम बोलते हैं कि सूर्य उत्तरायण होने का मतलब कि सूर्य 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा को पार करके वो उत्तरी गोलार्ध में बढ़ रहा है, और उत्तरी गोलार्ध में बढ़ते बढ़ते वो कहां तक आता है, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के ठीक ऊपर सूर्य जानते कब पहुंचता है, 21 जून को पहुंचता है। यानी 21 जून वो तारीख है जब सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। यानी 21 जून, अब कर्क रेखा तो हमारे लगभग बीचों बीच से गुजर रहा है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, 21 जून को होगा। तो सबसे बड़ा दिन का मतलब जब दिन की अवधि 12 घंटे से अधिक हो जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं, और सीधी गिरने भर से 12 घंटे से अधिक अवधि नहीं होगी, पृथ्वी झुकी हुई है ना। तो जैसे देखिए पृथ्वी, अब मान लीजिए यहाँ पे ये सूर्य है, ये है क्या है, सूर्य। अब अगर पृथ्वी इस तरीके से एकदम आदर्श उत्तरी, ये उत्तरी ध्रुव होता और ये दक्षिणी ध्रुव होता, तब तो पृथ्वी का हमेशा आधा भाग सूर्य के सामने होता और आधा भाग सूर्य के सामने नहीं होता। तो जो आधा भाग होता सामने, वहां 12 घंटे का दिन होती, जो आधा भाग नहीं होता वहां 12 घंटे की रात होती। फिर ये पृथ्वी घूम के इधर चली आती, तो जहां आज अंधेरा है 12 घंटे की रात, वहां 12 घंटे का दिन हो जाता। लेकिन पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव ऐसे नहीं है, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव ऐसे है, ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव, और यही झुकी हुई है कितना, 23.5 डिग्री। इसीलिए देखिए ये वाला जो हिस्सा है, अब अगर सूर्य पृथ्वी इधर आ गई तो आधे से अधिक हिस्सा ना सूर्य के सामने है, इसीलिए दिन की अवधि कितनी हुई, 12 घंटे से अधिक। कहाँ हो जाएगी, कर्क रेखा पर। किस तारीख को, 21 जून को। कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध। यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, 21 जून। अब फिर जब हम लोग बोलते हैं कि सूर्य दक्षिणायन हो रहा है, दक्षिणायन होने का मतलब क्या, यानी 21 जून के बाद ही अब सूर्य जो है नीचे की तरफ गमन करने लगता है, इसीलिए भारत से तापमान कम होने लगता है, और अक्टूबर आते आते सूर्य एकदम दक्षिण की तरफ चला जाता है, तो उत्तर भारत में शीत ऋतु का आगमन होने लगता है। ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि धीरे धीरे सूर्य नवंबर आते आते ये 0 डिग्री को पार करके अब उसको बोलते हैं सूर्य का मकरायन हो रहा है या दक्षिणायन, यानी अब सूर्य मकर रेखा की तरफ जा रही है। और इस तरह जाते जाते सूर्य क्या होता है, 21 दिसंबर को या 22 दिसंबर को, 22 क्यों, जब अधिवर्ष होगा, लीप ईयर होगा तो 22 दिसंबर, और इस तरह से 21 दिसंबर या 22 दिसंबर को सूर्य ठीक कहाँ होता है, मकर रेखा के ऊपर। कौन सा गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होगा, 21 दिसंबर या 22 दिसंबर को। लेकिन जब यहाँ दिन होगा, जब यहाँ गर्मी होगी, तो यहाँ क्या होगा, जाड़ा, क्योंकि अब सूर्य तो इधर है, तो सूर्य की रोशनी उत्तरी गोलार्ध में तिरछी, और जब इधर गर्मी तो इधर जाड़ा। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब होगा, 21 दिसंबर को, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध का है। इसीलिए 21 जून को बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत, समर सोल्स्टिस, और 21 दिसंबर को बोलते हैं शीत अयनांत। और ऐसे ही ऋतु परिवर्तन होता है। तो आप जरा इस मैप को भी देखिए, इस मैप को आप देखेंगे तो कैसे ऋतु परिवर्तन होता है, कैसे दिन रात, ये आप जान पाएंगे। तो यहाँ आप देखेंगे, इस वाले चलिए दोनों चित्र को दिखा देते हैं। यहाँ पहले इसको दिखाएंगे आपको। तो देखिए ये वाला चित्र आप देखिए, देखिए ये पश्चिम से पूरब सूर्य की परिक्रमा कर रही है पृथ्वी, और ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये जो तारीख है ना, ये तारीख 21 मार्च की है, यानी पृथ्वी 21 मार्च को ठीक इस स्थिति में आ जाता है, आ जाती है पृथ्वी। और ये कब की तारीख है, ये 23 सितंबर की तारीख है। तो देखिए इस पोजीशन में पृथ्वी के अक्षीय झुकाव से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें सूर्य की किरणें एकदम पृथ्वी को बराबर भागों में बांट देंगी। इस वाले पोजीशन में एकदम आधे भागों में पृथ्वी को सूर्य की किरणें बांट देंगी। इसलिए 21 मार्च और 23 सितंबर को 12 घंटे का दिन
और 12 घंटे की रात होती है। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं हिंदी में? इस स्थिति को विषुव बोलते हैं। विषुव इंग्लिश में बोलते हैं इक्विनॉक्स। और चूंकि 21 मार्च को बसंत ऋतु मार्च में होता है, इसीलिए इसको इंग्लिश में स्प्रिंग इक्विनॉक्स यानी बसंत विषुव बोलते हैं। और सितंबर में ऑटम का महीना होता है, इसीलिए इसको ऑटमल इक्विनॉक्स बोलते हैं 23 सितंबर को। तो कहीं भी दिन और रात की अवधि बराबर नहीं होती है, सिर्फ 2 तारीख को। कब? 21 मार्च 23 सितंबर। और कहाँ होती है दिन और रात की अवधि बराबर? इक्वेटर, विषुवत रेखा पर, सालों भर। अब पृथ्वी यहाँ घूम कर आई, तो घूम कर आई तो ये स्थिति जो होता है ना, इसको बोलते हैं 21 जून की स्थिति। अब देखिए इस तरह से पृथ्वी इस तरह से झुकी हुई है ना पृथ्वी, तो इसका आधा से अधिक हिस्सा सूर्य के सामने है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब? 21 जून। इसी को बोलते हैं अयनांत, ग्रीष्म अयनांत, यानी समर सोल्स्टिस बोलते हैं। 21 जून को बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत। अब फिर 23 सितंबर से पृथ्वी सूर्य यहाँ आ गई, तो यहाँ कब आती है? 21 दिसंबर या 22 दिसंबर। तो इस दिन क्या होगा? इस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा, क्योंकि जाड़े में दिन छोटी, रातें लंबी, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। तो इसको विंटर सोल्स्टिस यानी शीत अयनांत बोलते हैं। तो आप देखिए इसको शीत अयनांत, तो यानी यहाँ से आप बढ़ेंगे तो दिन छोटा होता चला जाएगा उत्तरी गोलार्ध में, और यहाँ से आगे आएंगे तो अब दिन बड़ा होता चला जाएगा। सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून को। और 21 जून के बाद से दिन छोटा होना शुरू हो जाएगा। और सबसे छोटा दिन कब होगा उत्तरी गोलार्ध में? 21 या 22 दिसंबर को। और इस तरह से अब देखिए ये जो दिसंबर से मार्च के बीच का, तो दिसंबर जनवरी शीत ऋतु, फिर ये बसंत ऋतु, फिर यहाँ ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, फिर ये शिशिर जो है, और जो हमारा जो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है, यानी अब ठंडा बढ़ना शुरू होता है। तो इस तरह से क्या हो रहा है? वो ऋतु परिवर्तन हो रहा है। और ऋतु परिवर्तन है, पृथ्वी अपने अक्ष भी घूम रही है, उससे क्या हो रहा है? दिन और रात। यही पूरा है अक्षांश, देशांतर, दिन रात, ऋतु परिवर्तन और समय की गणना। ये एक टॉपिक है जिससे हमेशा प्रश्न आते रहते हैं। अब जनरली ये बहुत आसान टॉपिक है ना, लेकिन जब आप अच्छे से नहीं समझ के पढ़ेंगे तो ये बड़ा जटिल लगेगा, रटिएगा तथ्यों को, लेकिन जब आप समझ लीजिएगा तो रटिएगा नहीं, बल्कि दूसरे को बताइएगा। और बेहद आसान सवाल अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े तो गलत होके चलाएगा, इसका पश्चाताप आपको होगा, और आप किसी से बता भी नहीं पाएंगे यार इतना बेहद आसान सवाल मुझसे गलत। इसीलिए जो आसान से आसान टॉपिक होता है उसको भी यथोचित सम्मान और इज्जत देना चाहिए। अब ये जब आप अक्षांश देशांतर पढ़ लिए तो आपको पढ़ना होता है भारत का एक सामान्य परिचय, और फिर भारत को समझेंगे, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना, देशांतरीय कितना, कैसी जलवायु, कौन पड़ोसी देश, सबसे लंबी तट रेखा, कितने द्वीप समूह, भारत की वनस्पति कैसी, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश, हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, तमाम चीज जिसे पीटी में पक्का 1 से 2 सवाल आता ही आता है। इसीलिए अगला टॉपिक होता है भारत का एक सामान्य परिचय। तो उम्मीद करते हैं यह टॉपिक आपको पसंद आया होगा, समझ में भी चीजें आई होंगी। तो जब हम लोग अगली बार मिलेंगे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा भारत का एक सामान्य परिचय, ए जनरल इंट्रोडक्शन टू इंडिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर कुछ पूछना हो तो पूछिए जो आप नहीं समझ पाए। हाँ हाँ हाँ, तो एक बार फिर से समझा दो। चल देखिए, टाइम कैलकुलेट वाला फिर से इसी मैप पे समझा दो। कौन सा क्वेश्चन? हाँ हाँ ठीक है, देखिए यहाँ आप देखिए, इसको आप फिर से समझ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव टाइम, इनफ टाइम। देखिए सबसे पहली बात कि जब बात होगी समय निकालने की तो कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। और कौन सी? 0 डिग्री देशांतर। यही प्रधान याम्योत्तर रेखा। दुनिया में इसी रेखा के आधार पर समय की गणना होती। दुनिया में जो भी देश इस रेखा के पूरब में है वो समय के मामले में आगे, और दुनिया में जो भी देश इस रेखा के पश्चिम वो समय के मामले में यहाँ से पीछे। ठीक है। अच्छा मान लीजिए कि अगर मैं कहूं कि यदि प्रधान याम्योत्तर रेखा पे दिन के 12 बज रहे हैं तो 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर इस समय कितना बज रहा? तो अगर बोल दिए प्रधान याम्योत्तर रेखा मतलब 0 डिग्री देशांतर, तो अब यहां हम बोल दिए दिन के 12 बज रहे हैं।
दिन के 12 बजे। तो मैंने क्या पूछा, 75 डिग्री पश्चिमी, यानी वो रेखा इधर होगी ना, यानी समय के मामले में पीछे होगा ना। तो मान लीजिए ये हम अपने की ये जो है, ये रेखा जो है ये 75 डिग्री पश्चिमी है। तो जब यहाँ 12 तो यहाँ कितना बज रहा होगा, तो कितने डिग्री का अंतर है, 75 डिग्री। तो पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है, 15 डिग्री। तो 75 डिग्री कितने देर में घूमेगी, 5 घंटे में। तो जब यहाँ अभी दिन के 12 बज रहे हैं, तो ये 5 घंटा, यहाँ पे ये स्थान 5 घंटा पीछे होगा ना, यानी यहाँ पे 12 5 घंटे बाद बजेगा, यानी यहाँ पे सुबह के 7 बज रहे हैं। लेकिन अगर यही पूछ दे कि 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बज रहा है, तो 5.5 घंटे, तो 5 घंटे आगे हो जाएगा। तो यहाँ पे 5, यहाँ 7 बजे, सॉरी यहाँ 5 बजे शाम हो जाएगा। तो अब मान लीजिए ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन मान लीजिए कि ये 75 डिग्री पश्चिमी देश, पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पे अभी कितना बज रहा होगा, अगर यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ 5 PM हो रहा होगा ना। तो अब बताइए कि अगर ये प्रश्न आ जाए कि यदि 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शाम के 5 बज रहा है, तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बज रहा होगा। तो अब अंतर बताइए, अगर 5 बजे शाम हो रहा है 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, तो 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर इसी समय कितना बज रहा होगा। तो देखिए, तो हम पहले यहां से यहां आएंगे और फिर यहां से यहां, क्योंकि समय की गणना इस रेखा से होगी ना। तो यहां से यहां कितने घंटे का अंतर होगा, +5 घंटे। और यहां से यहां कितने घंटे का अंतर होगा, 5 घंटे। तो ये +5, ये 5 घंटे पीछे, 5 घंटे आगे, तो +5 +5 कितना, 10 घंटा। यानी यहां से यहां में 10 घंटे का अंतर होगा। अगर 12 घंटे का अंतर होता तो यहाँ पे भी 5 AM होता, लेकिन 10 घंटे का अंतर है तो कितना होगा, 7 AM। ऐसे ही कैलकुलेट होता है पूरी दुनिया में समय। तो आपको कोई एक देशांतर रेखा और वहां का समय बताएगा, अब पूछ देगा कि फलाने देशांतर रेखा तो उसी समय कितना बचेगा, आपको कैलकुलेट करना। और हर 2 साल 1 साल पे बीपीएससी ये पूछती है। 2 साल से ये नहीं आया, हो सकता है कि इस बार जो आगामी 26 जुलाई को जो पीटी है उसमें ये सवाल आए, तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है ना, तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।